ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐਂਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਐਂਜਲਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਰ ਚੁੱਕਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਬਣੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ 7 ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 7 ਹੈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਬਨਾਮ ਮੰਡਲ ਅੰਦੋलन। ਇਹਨੂੰ शुरू करने तो पहला थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ रिव्यू कर लें। थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे कि सारा हम कर क्या रहे हैं, कि हो क्या रहा है ये सारा, कि ये आर्य समाज कहाँ से आता है और क्यों आता है। इसकी शुरुआत होती है 1857 में, जो गदर हुआ था। उसमें जब जो एक संयुक्त बड़ी खाप पंचायत थी, उसके शामिल होने से होता है। और अंग्रेजों को डर होता है कि कहीं ये खाप पंचायत के सभी लोग इकट्ठे हो कहीं कहीं दोबारा से ये आंदोलन ना कर दें या आज़ादी की लहर ना चला दें। तो उससे डरते उन्होंने क्या किया था कि जो खाप बड़ी संयुक्त खाप पंचायत थी उसको दो हिस्सों में काट दिया था। यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आजकल यूपी है, उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं, उसमें, और हरियाणा जो आज का हरियाणा है। तो आधी पंजाब की तरफ चली गई थी, आधी दूसरी तरफ चली गई थी। जो खाप पंचायत वेस्टर्न साइड हरियाणा जो है आज का, रोहतक की तरफ आई थी, वो सिख समाज को देखते हुए लोग सिख बनने लगे थे। तो उससे बहुत बेचैनी हुई थी जो हिंदू खत्री, ब्राह्मण और बनिए, ये तीनों ने और फंडिंग की थी बनिए और हिंदू खत्रियों ने। और ब्राह्मण जो था मूल शंकर तिवारी, उसने और उसके गिरोह ने मिलके 96 लोग, 96 लोग जिनका हमने नाम लिया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जो किसान कबीलाई समाज के थे, बाकी सभी के सभी ब्राह्मण बनिए थे। उन्होंने आर्य समाज की संस्थापना की थी बॉम्बे में। और फिर उन्होंने आकर यहाँ पर लोगों को 2 तरीके से अटैक किया। पहला तो ये कि उन्हें सिक्खी से जाने में रोकना शुरू किया, मूर्ति पूजा को के बारे में झूठ बोल के कि इसकी पूजा नहीं करनी है। फिर जाटों को, जाट जी, जाट देवता, ऐसी चीजें करके, क्योंकि उनका मेन टारगेट था जाट समाज जो कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आज का पंजाब, आज का हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़ी ताकत है। उनको सिक्खी में से जाने से रोकने के लिए ये ब्राह्मणों द्वारा किया गया षड्यंत्र था। 2 हमले किए। एक तो लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल, जाट समाज की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्हें ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहने का संदेश देने लगे। और दूसरी तरफ लोगों को रोकने लगे कि वो किसी भी तरीके से सिख समाज की तरफ ना जाएं, ताकि वो इकट्ठे होकर ताकतवर न हो जाएं। क्योंकि वो जानते थे कि जो जो लोग पहले ही सिक्खी में चले गए हैं, वो पहले ही ब्राह्मणवादी सिस्टम से बाहर चले गए हैं, उन वो अब हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये वो चाहते थे कि बाकी भी जाट कहीं वहां पर ना चले जाएं। तो उन्होंने जो पहला काम किया कि यहाँ पर आकर लोगों को मातूराम हुड्डा, जहाँ मातूराम आर्य जिसको उन्होंने बाद, जिसके फादर साहब का नाम था बख्तावर सिंह, दादा का नाम था हरदान सिंह और वाइफ का नाम था मामकौर, ये सभी नाम सिखों के हैं। और सिंह जो शब्द है वो सिक्खी जाटों में सिक्खी से ही आया। उससे पहले जाट कभी भी जाटों के नाम मोलू, गोलू, रोलू ऐसे थे। सिंह शब्द नहीं था, ये सिंह शब्द सिक्खी की देन थी। तो सिखों के बच्चों को ही बहकाया गया, जिसमें भगत सिंह की फैमिली का भी वर्णन करेंगे हम लोग। और दूसरा जो वार किया वो था यहाँ का इंटेलेक्ट को काट के आर्य समाज बनाया। बाद में हमने देखा कि कैसे ज्ञानी दित सिंह जी, भाई माया सिंह जी, वो सब लोग आर्य समाज छोड़कर वापस आए। और उसके बाद में एक और बहुत बड़े विचारक जो रोहतक से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, चौधरी छोटू राम या सर छोटू राम भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने इनकी सारी साजिश तब साइफर कर ली जब 1919 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें के लाला लाजपत राय जो लाला लाजपत राय जो कांग्रेस से था, उन्होंने ये प्रधान बन के वहां पर पहुंचे थे। और वहां पर गांधी भी पहुंचा था। तो गांधी ने एक स्पेशल प्रोग्राम दिया किसान समाज को, जाटों को, कि तुम लोग सरकार का टैक्स रोक दो।
पर चूंकि ये जाट समाज के नेता थे, तो इन्होंने साजिश पकड़ ली कि अगर पंजाब में कानून है कि अगर कोई भी आदमी अंग्रेजों का टैक्स रोकता है तो उसकी जमीन व उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया जाएगा और बाद में उसको कुर्क कर दिया जाएगा, उसको बाद में बेच दिया जाएगा टैक्स के भाव पे। तो उन्होंने वहां पर कहा कि जितने भी गांधी जी आपके ये मिल मालिक हैं, बनिए ब्राह्मण हैं, कारखानेदार हैं, व्यापारी हैं, इनको भी कहो कि टैक्स रोक दो। तो गांधी जी इस पर भड़क पड़े कि तुम मेरी बात नहीं समझते, इन लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम किसानों से कहो सब लोग जाके कि तुम लोग अपना टैक्स दो। इसको असहयोग आंदोलन मतलब कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं देना। वो पहले ही इस चीज को पकड़ रहे थे इस हिसाब से कि हमारे बच्चों को तो कहा जा रहा है कि तुम संस्कृत सीखो और गुरुकुल में जाओ और धर्म की पढ़ाई करो, जबकि ब्राह्मण बनियों के खुद के बच्चे सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली का उसमें पढ़ रहे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और वापस आकर हम किसान कबीलाइयों पर ही ऑफिसर लग रहे हैं। ये वो पहले ही जान चुके थे। पर जब उन्हें गांधी से ये बात हुई और गांधी ने इनकार कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ किसानों का टैक्स रुकवाना है, ब्राह्मण बनियों का टैक्स नहीं रुकवाना है, तो वो समझ चुके थे कि शरेआम किसानों को देशभक्ति के नाम पर भड़काकर उनका टैक्स रुकवा कर अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें लड़वाने की और खुद उनकी ही जमीन कुर्क हुई जमीनों को खरीदने की ब्राह्मण बनियों की साजिश है ये। तो ये बात जब उन्होंने साइफर कर ली, तो फिर उन्होंने आकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खुलकर रोकने लगे किसान कबीलाई जाट गुज्जर सैनी कंबोज लोबाना समाज को कि तुम मत मानो इनकी बातें, आर्य समाज और कांग्रेस की, ये क्योंकि किसान विरोधी संगठन है। और उसके बाद में हमने देखा कि कैसे ब्राह्मणों से बनियों तक, ब्राह्मणों से बनियों, ब्रिटिश से ब्राह्मण बनिया गैंग के पास जब देश आया 47 में, तो कैसे इन्होंने देश को तोड़ दिया, पंजाब और बंगाल का बंटवारा कर दिया, किसान कबीलाई समाज को कैसे उसमें मुसलमानों का कत्ल किया गया, सिखों को और हिंदुओं को भड़काया गया, उनकी भड़की हुई भावनाओं को यूज करते हुए कैसे भाई से भाई का कत्ल करवाया गया। और बाद में उसी तरीके से दूसरी तरफ जा चुके बनिया गैंग, जिसमें के मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन लोगों ने कैसे मुस्लिमों को भड़काया, और जितना भी 10 लाख के करीब जो मरे थे, उसमें से 9.5 लाख किसान कबीलाई समाज के लोग थे जिनको मारा गया। फिर से अगेन पॉपुलेशन कम करने, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सारा सिस्टम, जो कि हम अब समझते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद में कैसे प्रताप सिंह कैरों जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बने पहले, जब सच्चर और वो लोग बने, तो उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया सच्चर ने कि जो पंजाब डिविजनरी है, पंजाब की तरफ के जिले हैं उनमें हिंदी पढ़ाई जाएगी, और हरियाणा की तरफ जो जिले हैं उनमें, तब वो एक पंजाब था, तो तब जो हरियाणा की तरफ अम्बाला डिविजनरी बनती है उसमें पंजाबी पढ़ाई जाएगी, ताकि वहां पर एक दूसरी जगह पर आके काम करने वाले ऑफिसर्स को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। पर जैसे ही किसान कबीलाइयों की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण जाट समाज से आने वाले प्रताप सिंह कैरों सीएम बनते हैं, तो जितना भी बनिया ग्रोह है जिनके के सारा मीडिया उनके हाथ में था, सभी न्यूज़पेपर अखबार उनके हाथ में थे, उन्होंने कैसे गलत प्रचार करना शुरू कर दिया, कैसे वहां पर आंदोलन खड़ा किया गया प्रताप सिंह कैरों की सीट छीनने के चलते, और कैसे उसके बाद में 1984 तक संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला के खिलाफ कैसा प्रचार किया गया, कैसे गलत प्रचार किया गया, ताकि जाट समाज को ही जाट समाज के खिलाफ यूज किया जा सके। पहले प्रताप सिंह, पहले सर छोटू राम के खिलाफ आर्य समाज बनाकर यूज किया, फिर प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ किया, फिर संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला के और सिक्की के खिलाफ किया, जबकि आर्य समाज का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिक्खी को रोकना, जाट समाज में फैलने से रोकना था। और उसका षड्यंत्र होके आज का जो जाट समाज है वो कैसे ब्राह्मण का गुलाम एके हिंदू, आल्सो नोन एज हिंदू, हिंदू का दूसरा कोई मतलब नहीं निकलता, साइकोलॉजिकल गुलाम है, वो कैसे बनाया आर्य समाज ने। और आज हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर
जाट समाज को, हरियाणा और पंजाब के जाट समाज को रिजर्वेशन, जो उनको रिजर्वेशन मिलनी थी नौकरियों में, उससे कैसे रोका ब्राह्मण बनियों ने, उस पर बात करेंगे। सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें ब्राह्मणी इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाया था, और संत जरनैल सिंह जी भंडरावाला जो जाट समाज से थे, और बाकी बहुत से किसान कबीलाई जो जाट, गुज्जर, सैनी, कबूज, लुबाना, खत्री, ये सब आते थे, उनको कैसे इन ब्राह्मणों ने मारा था, शहीद किया था। उसके बाद में सन 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों का लागू होना दूसरी बड़ी घटना थी। इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। खास बात यह है कि बीजेपी और कम्युनिस्टों के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने से चंद्रशेखर नाराज हो गए। वैसे तो पार्टी ने देवीलाल को अपना नेता चुना था, मगर देवीलाल ने वीपी सिंह के गले में माला डाली और कहा कि लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। देवीलाल किंग मेकर बन गया। देवीलाल ने सोचा कि इस तरह मैं किंग मेकर बनकर वीपी सिंह पर दबाव बनाए रखूंगा। कांशीराम देवीलाल से मिले और उन्होंने देवीलाल को समझाया कि ताऊ, कांशीराम देवीलाल को ताऊ कहा करते थे, ताऊ आप तो लीडर हैं, मगर वीपी सिंह ने आपको लैडर बना दिया, मतलब आपको सीढ़ी बना दिया। इस मसले पर देवीलाल और वीपी सिंह के बीच झगड़ा खड़ा हो गया। ये है किताब जो वामन मेश्राम जो आजकल है वामन वामसेव के, उन्होंने किया। निजीकरण में आरक्षण की मांग करना वर्तमान संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने के ब्राह्मणी षड्यंत्र में शामिल होना है। पेज 30 2008। इतने में वीपी सिंह ने राष्ट्रपति से कहकर देवीलाल को 31 जुलाई 1990 की रात्र मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवा दिया। कहा एक तरफ देवीलाल ने वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और दूसरी तरफ याद रखना होगा ब्राह्मणिकल समाज में कौन कौन सी जातियां आती हैं, ब्राह्मण, बनिए और राजपूत। तीनों के तीनों किसान कबीलाई समाज के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र में लगे रहते हैं। तो फिर से वही हुआ, वीपी सिंह ने और राष्ट्रपति ने मिलकर और उसके पीछे राजीव गांधी और कम्युनिस्टों का षड्यंत्र से देवीलाल को मंत्रिमंडल को बर्खास्त करवा दिया। ये है किताब जुगल किशोर गुप्ता, देवीलाल एक मूल्यांकन, पेज नंबर 187, आस्था प्रकाशन, न्यू दिल्ली 1998। ये सारे सबूत आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस पर देवीलाल ने अपनी कोठी पर एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और बयान दिया कि मेरा उप प्रधानमंत्री का पद वीपी सिंह की का दिया नहीं है, जनता का दिया हुआ है, बल्कि जनता ने तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया था, जबकि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री जनता ने नहीं, मैंने बनाया था। मुझ द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री मुझे कैसे बर्खास्त कर सकता, इस बात का फैसला जनता करेगी। और जनता के से उक्त निर्णय लेने के लिए मैं दिल्ली के बोट क्लब पर 9 अगस्त को जनता की विशाल रैली बुलाने की घोषणा करता हूं। पर इसमें थोड़ी सी बात समझनी है कि ये देवीलाल, चौटाला, ये वो आर्य समाजी जितने हो चुके थे, थोड़ा सा इनमें वो आर्य समाजी और वो लिंदू वाला जो कीड़ा था, उसकी वजह से एक्चुअल किसान कबीलाइयों के हकों की बात कभी नहीं कर सके। यहां पर बाजी मार गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कट अपने समाज को पोलराइज किया, अपने हकों की बात की, और एससी समाज जिसकी गिनती 17.5 से लेके 20% है, उनको 15% रिजर्वेशन दे गए। जबकि किसान कबीलाई समाज की गिनती जो है 54% होने के बावजूद इनके हाथों में आधी भी रिजर्वेशन नहीं है। ये हमें समझना होगा, क्योंकि जितने भी ये लीडर गए वो अनपढ़ किस्म के, अनपढ़ किस्म के, खूंसड़ किस्म के थे, जिनका विजन बहुत कम था। उनका अपनी कौम या अपने कबीले या अपने कबीलाई साथियों के लिए विजन बहुत कम था। अपनी सीट तक उनका विजन जो था, जैसे ये बादल हो गया, इसमें अमरिंदर भी हो गया, वो जाट महासभा का चीफ भी रहा, पर किया कुछ नहीं उसने। ठीक है, तो ये बात हमने रखनी है याद, के किसान कबीलाइयों में से ही निकले इन लीडरों ने खुलकर कभी, क्योंकि इनमें ज्यादातर जो लोग थे वो आर्य समाज और हिंदू वाली चून चाटनी चाट चुके थे, और क्योंकि वोट वो उस काम नाम पे लेते थे,
और जाट समाज और दूसरे समाज वोट उन्हें उसका नाम पे देते थे, तो उन्होंने कभी भी किसान कबीलाई समाज की एक्चुअल मांग की तरफ ध्यान देने की कभी भी जरूरत नहीं समझी। और इसके लिए देवीलाल जनसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार, जिस पर उन्होंने बात की, जिस पर प्रधानमंत्री बड़े चिंतित हुए और उन्होंने अपने साथियों द्वारा यह बताए जाने पर कि संभवतः देवीलाल जनसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा करके अपनी लोकप्रियता और भी बढ़ाने में सफल हों, वीपी सिंह ने उससे पहले ही 7 अगस्त कब करनी थी उसने उसने वो जो मीटिंग करनी थी वो 9 अगस्त को करनी थी। तो इसने वीपी सिंह ने क्या किया, 7 अगस्त 1990 को ही इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मंडल बम का विस्फोट कर दिया। जिस बात करें, मैं आपके साथ जुड़ता हूं 2 सेकंड में। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਗੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, सॉरी कोई कॉल आ गई थी बहुत जरूरी। ये जो मंडल बम है, मतलब मंडल कमीशन का जो बम है वो फोड़ दिया किसने, वीपी सिंह ने। ये अगर हमने पढ़ना है तो जुगल किशोर गुप्ता की पेज नंबर 187 पे इसकी डिटेल पढ़ सकते कि 2 दिन पहले जो काम देवीलाल ने करना था वो ये इसने कर दिया। वीपी सिंह ने मजबूरी में मंडल कमीशन लागू कर दिया। वीपी सिंह पिछड़ा वर्ग के मसीहा था, इसलिए उसने मंडल कमीशन लागू नहीं किया, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन योग लागू कर लिया था। ये आप वामन मेश्राम की द्वारा, उन लोगों के द्वारा लिखी किताब के पेज नंबर 30 पर सब कुछ पढ़ सकते कि अर्थात चौधरी देवीलाल के डर से मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया गया। तो जाट समाज कहीं इकट्ठा ना हो जाए और एक ताकत की तरह कबीलाई समाज सारे का सारा इकट्ठा होके 52 से 54% रिजर्वेशन ना मांग ले, वीपी सिंह ने अचानक से ये मंडल कमीशन का जो बम था वहां पर फोड़ दिया। इस रिपोर्ट की घोषणा होने से कम चौधरी देवीलाल की रैली को नुकसान पहुंचने की बजाय उल्टा और समर्थन मिला, क्योंकि इस रैली में उच्च वर्ग की भी काफी भीड़ पहुंची, जिससे यह रैली केवल किसान रैली न रहकर अगड़ों और किसानों का रैला बन गया। लेकिन दुखद बात यह रही कि यहीं से देवीलाल ब्राह्मणवादी ट्रैप में फंस गया। तो ये जो 2 3 4 परिवार हैं जो आर्य समाजी हो चुके थे, जो बड़े परिवार हैं हरियाणा के, ये कैसे ब्राह्मणवादी ट्रैप में फंसे वो भी हमें पता चलता है इससे, क्योंकि वो आज तक जाट समाज को दिलवा कुछ नहीं सके। चाहे वो हुड्डा परिवार हो, देवीलाल हो, फलां हो, ढिमकै हो, उन्होंने आज तक जाट समाज को डिलीवर कुछ नहीं किया। 25% पॉपुलेशन ने सिर्फ और सिर्फ 4% रिजर्वेशन मांगी थी। 2016 में उनको सीधियां गोली मारी थी, या कबीलाई लीडर खुद को समझते हैं, वो कर कुछ नहीं सके थे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो वो बात बहुत समझने वाली है जरूरी कि कैसे वो किसान कबीलाई नेता की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मणवादी कठपुतली बन के रह गए हैं। हमें इससे बचने के लिए जो अगला एक्शन है वो यही है कि किस तरीके से हमें इकट्ठे होना है और फिर एक बड़ी ताकत बनना है। ये बात जरूर समझे इस बात को। देवीलाल था इसमें, हालांकि वो किसान कबीलाइयों के हक में रिपोर्ट थी, पर क्या किया ब्राह्मणों ने, वही गेम जो आर्य समाज और हिंदू का लोला रोड़ा था उसको इकट्ठा किया और
उसको अगड़ों की भीड़ इकट्ठी कर ली और लोगों को पता ही नहीं लगने दिया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट है क्या असल में। सवर्णों की यह भीड़ जो इस रैली में आई थी, देवीलाल को फायदा पहुंचाने नहीं बल्कि उनको गुमराह करने के लिए आई थी। यह बुद्ध के संग, जो बुद्ध धर्म के संग में ब्राह्मणों की घुसपैठ थी, बिल्कुल वैसी ही घुसपैठ थी। इस रैली से देवीलाल को लगा कि मंडल का विरोध करने से ही वीपी की वीपीपी बनाई जा सकती है। अतः उन्होंने मंडल विरोधी आंदोलन का साथ देना शुरू कर दिया, जिससे उनका साथ किसान नेता हमिंदर सिंह टिकैत और महाराजा विश्वेंद्र ने भी दिया, जिससे पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। बिल्कुल ध्यान से सुने, इसमें जो ये राकेश टिकैत है, उनके फादर भी उसी ब्राह्मणी जाल में फंस के देवीलाल का साथ किन्होंने दिया? टिकैत के फादर महेंद्र सिंह टिकैत और महाराजा विश्वेंद्र, जो बड़े लीडर थे उस वक्त के किसानों के, उन्होंने भी साथ दिया। पर बाद में आपको पता चलेगा कि ये था क्या मंडल आंदोलन, ये मंडल रिपोर्ट या मंडल कमीशन था क्या? मंडल कमीशन के विरोध में देश में हजारों सरकारी वाहन फूंके गए और करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अकेले सोनीपत हरियाणा में जाटों ने 200 सरकारी बसों को एक ही दिन में आग के हवाले कर दिया, जिससे अन्य किसान जातियों को दुख हुआ। अहीर, गुज्जर, लोध, कुर्मी, पटेल आदि जातियों ने सोचा कि हम तो केवल ब्राह्मण बनियों को ही अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन यहाँ तो जाट भी, जो खुद को किसान जातियों का इंजन कहता है, दगा दे गया। अब हुआ क्या है, समझने वाली बात है। किसान कबीलाई समाज में सबसे बड़ा वर्ग है वो जाट समाज से आता है। तो ये जाट समाज को बाकी जो जातियां, जिसमें गुज्जर समाज आता है, अहीर आते हैं, लोधी आते हैं, कुर्मी आते हैं, पटेल आते हैं, मराठा आते हैं, सैनी आते हैं, कंबोज आते हैं, लुबाना आते हैं, ये सारे का सारा समाज आज तक जाट समाज को क्या समझता था? अपना इंजन। कभी भी किसान कबीलाई समाज की बात उठेगी इस देश में तो जाट उसको लीड करेंगे, हम उनके पीछे निकलेंगे अपने हक लेने के लिए। जैसे इस किसान आंदोलन में देखा कि जाट एक बड़ी ताकत बन के उभरा और बाकी लोगों ने उन्हें साथ दिया और मोदी जैसे बड़े सांप को भी उन्होंने झुका दिया। होना वहां पर भी यही चाहिए था कि जाट समाज, जो कि किसान कबीलाई समाज का बहुत बड़ा एक वर्ग है, वो सबसे आगे होता और बाकी की जो जातियां अहीर, गुज्जर, लोधी, कुर्मी, पटेल, सैनी, कंबोज, लुबाना, ये सब उसके साथ आते और वो गाड़ी निकल पड़ती। पर यहाँ पर क्या हुआ, कम अकल वाले और बिना पढ़े लिखे चीजों को मानने वाले, ब्राह्मणों की बातों को मानने वाले, सिर्फ आर्या समाजियों की संगत में बैठने वाले देवीलाल ने बिना ये सोचे कि मंडल कमीशन रिपोर्ट है क्या है, ये करती क्या है, करेगी क्या आगे, उस पर विचार किए बिना उसका विरोध कर दिया। साथ में हमारे राकेश टिकैत के फादर साहब आ गए और उनके साथ महाराजा विश्वेंद्र जो भरतपुर के हैं वो भी आ गए। तो सब जब मिलके आए तो उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध कर दिया। तो मंडल कमीशन का विरोध करके बसें जलाने लगे, करने लगे कि रिजर्वेशन बंद करो, ये करो, वो करो। ऐसा करने से दो समाजों को आपस में बांट दिया। जो एक समाज था किसान कबीलाई समाज, उसको एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो आधे ब्राह्मण गुजरों और लोधियों के साथ मिल गए, आधे इधर जाट समाज के। तो 35/1 का जो आंकड़ा था उसको एक ही समाज को एक दूसरे के आगे खड़ा कर दिया। अब मैं थोड़ा सा भाइयों को बता दूं यहाँ पर रुककर कि मंडल कमीशन रिपोर्ट आई कहां से थी, क्या थी ये। इसको ध्यान से समझने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि हमारे यहाँ पर भारत में 4 ग्रुप हैं। पहला है ब्राह्मण और बनियों का, जिसमें 3 जातियां प्योरिटी से आती हैं और एक जाति उसमें छुपी हुई है। कौन कौन है? ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, प्लस हिंदू खत्री भी आई हैव नो आइडिया वाई, क्योंकि वो खुद किसान कबीलाई समाज से आते हैं, पर वो भी जाटों की तरह मूर्ख होने की वजह से खत्री समाज जो है, जो हिंदू वर्ग का खत्री समाज है, वो भी उनका साथ देता है। तो ये 4 मिलकर बनाते हैं ब्राह्मणी कल समाज। इसमें से 3 इसमें प्योरिटी से आती हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण बनिए और क्षत्रिय हैं,
मतलब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, और ये खत्री समाज जो कि इसका जब हम इतिहास पढ़ेंगे आपको बताएंगे डीएनए रिपोर्ट के साथ, ये खुद किसान कबीलाई समाज से आता है। पर हिंदू की जो चाटनी इसको चढ़ा दिया, जैसे वो कहा करता था एक के सिख धर्म जो है वो शुरू भी एक खत्री ने किया था, खत्म भी इसको एक खत्री करेगा। ये भी आर्य समाज के बहकावे में आके खुद की, जैसे एक सांप की मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये हिंदू खत्रिया सांप बन गए हुए हैं। तो जब वो अपनी पूंछ भी मुंह में डाल लेता तो अपना खुद का शरीर खाना शुरू कर देता। तो इस इलाके में किसान कबीलाई वर्ग को खुद खाने वाले, ये एक वो है, ये जाटों की ही बिगड़ी हुई नस्ल है। जाट भी ऐसा ही करते हैं, कभी कभी गुज्जर भी ऐसा करते हैं। ये दो तीन जो पागल जातियां हैं, खत्री हो गए, जाट हो गए, गुज्जर हो गए, इनके थोड़े ज्यादा जूते मारने चाहिए। कभी मौका मिले तो इनके थोड़े से ज्यादा जूते मारने पड़ेंगे, क्योंकि ये पागलों की गिनती थोड़ी ज्यादा है। तो ब्राह्मणी समाज में तीन प्योर जातियां आती हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि राजपूत हैं, और बनिए वैश्य, ये तीन जातियां आती हैं उसमें। और ये जो हिंदू खत्री हैं, जो खत्री और क्षत्रिय का फर्क ना समझते हुए, खुद को क्षत्रिय समझते हुए वहां पर जाने की कोशिश के चक्कर में लुढ़के रहते हैं। ये होगी पहला ग्रुप, ग्रुप नंबर ए। अब आ गया हमारे पास ग्रुप नंबर बी, को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ग्रुप नंबर सी। तो सी में आते हैं एससी समाज। एससी समाज में जैसे जिसको, जो एक्चुअल भंगी समाज है पर उसको वाल्मीकि समाज कहा जा रहा है, जो हमारा जाटव या चमार या मेघवाल बिरादरी है वो आ गई, उसमें धानिक परिवार आ गए, उसमें संपेले आ गए, उसमें बाजीगर सांसी, वो सब आते हैं एससी समाज में। ये ग्रुप नंबर सी। अब ग्रुप नंबर डी, नंबर डी में आते हैं एसटी, ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स की पता ही आपको, मुंडा, ये वो सारी जो हैं वो जल जंगल जमीन वाले, वो यहाँ। अब बी ग्रुप में कौन आते हैं? जो ए में फिट नहीं हुए, सी में फिट नहीं हुए, एस टी में फिट नहीं हुए, ये सारे के सारे आते हैं बी ग्रुप में। तो जितनी भी किसान कबीलाई जाती हैं, जिनका खेती बाड़ी या जमीन से कुछ लेना देना है, जिसमें जाट, गुज्जर, सैनी, कंबोज, लुबाने, सारे के सारे ये उसी ग्रुप में आते हैं। यादव, पटेल, मराठा, कुर्मी, सब उसमें आते हैं। अब पॉपुलेशन देखिए, जो ब्राह्मण बनिए समाज की पॉपुलेशन 10 से 13% है। एससी समाज की जो पॉपुलेशन है वो 17%, 17.5% से लेकर 20% है। एसटी समाज की पॉपुलेशन वही 17.5, 18% से लेकर 22% है। ये जो बीच वाला बड़ा किसान कबीलाई समाज है, इसकी गिनती बनती है 54% के करीब। तो क्या किया था मंडल कमीशन ने? मंडल कमीशन ने ये कहा था मंडल की रिपोर्ट में कि ये जो बड़ा ग्रुप है 54%, आजकल तो इनकी गिनती 57% के करीब हुई हुई है, जो लोग डाटा आ रहा है। इनको क्यों ना, ये अलग ग्रुप है, इसका स्वर्ण समाज जिसको कहा जाता है, ब्राह्मणी समाज, उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका एससी एसटी समाज से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों ना इनको 50 से 52% रिजर्वेशन अलग करके दे दी है, जिसमें के सारे जाट समाज को रिजर्वेशन मिल रही थी बड़े लेवल पे। पर चूंकि पागलों का टोला है, खुद की रिजर्वेशन के खिलाफ ही खड़े हो गए, और बजाय इसके के अपने बाकी के जितने भी समाज थे, जिसमें अहीर, गुज्जर, लोधी, अहीर कौन है? अहीर जो यादव, बिहार और उधर से एक बड़ी अहीर बेल्ट निकलती है नीचे की तरफ, अहीर, गुज्जर, लोध, कुर्मी, पटेल, इन जातियों के साथ, इन कबीलों के साथ, जातियां नहीं, हम जातियों तो शब्द जो है ब्राह्मणी समाज की तरफ से आता है, इन सब कबीलों के साथ मिलके खुद की रिजर्वेशन जो उनके मिल रही थी, उसको छोड़ के उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो इसका नतीजा क्या निकला? जब हुए तो जितने भी ये अहीर, गुज्जर, लोध, कुर्मी, पटेल आदि जातियां ने सोचा कि हम तो केवल ब्राह्मण बनिए कोई अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन यहां तो ध्यान से सुने, ब्राह्मण और बनिए को ही अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन यहाँ तो जाट भी, जो खुद को किसान जातियों का इंजन कहता है, दगा दे गया। और बिल्कुल उन्होंने दगा दिया। मैं खुद जाट समाज से आता हूँ, मुझे क्लियर कट ये मानने में बिल्कुल भी कतई शर्म नहीं है कि जाट समाज ने उस टाइम उस आंदोलन को दगा दिया था। अंत
उन्होंने जाटों का साथ छोड़ दिया, और वो भी एक साजिश थी। 35/1 का आंकड़ा बनाने के लिए वो भी एक साजिश थी। अंत उन्होंने जाटों का साथ छोड़ दिया और पिछड़ों में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों का उभार हो गया। अजगर समीकरण खत्म हो गया और पिछड़ों की राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव हुआ क्या इससे? जो एक उनका अजगर मतलब कि एक बड़ा प्रभाव था किसान कबीलाइयों का, वो छोटे छोटे ग्रुपों में बंट गया, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, इधर से जो जाटों के नेता थे वेस्टर्न यूपी से, यहाँ पे आरएलडी आजकल है हरियाणा के, तो छोटे छोटे ग्रुपों में ये सारा किसान कबीलाई समाज जो ऊपर से नीचे तक बंट गया। डॉक्टर धर्मचंद्र विद्यांकल के शब्दों में, ये डॉक्टर धर्मचंद्र विद्यांकल के शब्दों में, यहीं से जाटों की किसान राजनीति का समाधि लेख लिखा गया। ये किस किताब से आता है? जाट रत्न पत्रिका, अप्रैल और मई में जो उन्होंने निकाले थे 2012 में, पेज नंबर 20 रोहतक से निकलता है ये रत्न पत्रिका, कि ये जो क्रिटिकल मूवमेंट था जिस पर जाट समाज के जो लीडर थे वो ब्राह्मण बनियों के चुंगल में फंस के सही डिसीजन ना लेके उस आंदोलन के खिलाफ चले गए, तो यहीं से जाट समाज की जो किसान कबीलाई समाज के साथ पकड़ थी वो खत्म कर दी, ब्राह्मण बनियों ने खत्म करवा दी। लेकिन जाटों ने मंडल का जो विरोध किया उसका कारण केवल वीपी सिंह और देवीलाल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी था, जिससे इस विरोध की व्यापकता और तीव्रता से समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि आर्य समाज ने पिछले एक सदी से जाटों को क्षत्रिय क्षत्रिय, जैसे खत्रियों को क्षत्रिय, वैसे ही जाटों को जाट जी, जाट देवता, क्षत्रिय कह कर उनका दिमाग प्रदूषित कर रखा था। जहां आज जाट समाज के लोगों के पास नौकरियां ही नौकरियां होनी थी, आज नौकरियां ना होने का कारण ये है कि उनका दिमाग प्रदूषित कर दिया था ब्राह्मणों ने। ये एक ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में उन्हें फंसा के क्षत्रिय कह कह के पिछली एक शताब्दी पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। फिर से दोबारा से सुने क्या? जैसे आज नाई समाज को क्या कहा जा रहा है? तुम तो नाई हो ही नहीं, तुम शूद्र नहीं हो, तुम कुलीन ब्राह्मण हो, वोट हमें डालो। खाती को क्या कहा जा रहा है? तुम जांगड़ा ब्राह्मण हो, हालांकि वो ब्राह्मणों से कुछ नहीं। किसान कबीलाई जितने भी समाज हैं, मैं फिर से कह दूं, इनका वर्ण व्यवस्था या जातीय सिस्टम से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इन्हें जानबूझ के भंगी समाज को, भंगी समाज वो था जो इन ब्राह्मणों के यज्ञ को भंग करता था, इसीलिए उनका नाम पड़ा था भंगी, क्योंकि वो भंग कर देते थे, इनके यज्ञ नहीं करने देते थे। उनको आज बाल्मीकि बनाया जा रहा है। सीपी दर्जी झीमर को राजपूत बनाकर ब्राह्मण किया जा रहा है। वो फार्मूला कोई नया नहीं है, ये फार्मूला 1875 1880 में जाटों को जाट देवता, जाट जी, क्षत्रिय, ये वो बना के एक्सपेरिमेंट किया जा चुका था, और उसी का उस नशे का कारण था, वो क्षत्रिय नशे का कारण था कि जाटों ने खुद को मिलने वाली रिजर्वेशन को रोका ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ काम किया, और खिलाफ काम करके कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम थोड़ी अब हम कोई नीचे लगेंगे ये रिजर्वेशन ले। और आज हाल क्या है कि जाटों के पास एक भी ढंग की नौकरी नहीं है, ना उनमें से कोई डीसी है, ना एसडीएम है, कुछ भी उनके पास नहीं बचा। ये है वो घटना, ये उसका कारण है। अगर आप अपने गांव के इधर उधर या अपनी फैमिली रिश्तेदारी में देखें तो सिर्फ और सिर्फ लोग आपको दो जगह पर काम करते मिलेंगे जहां पर गोली और गाली चलती है। गोली और गाली खाने के लिए जाट समाज पुलिस और फौज में है, डिसीजन मेकिंग जॉब करने के लिए ब्राह्मण बनिए बैठे हुए, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी, कहीं पे भी। आर्य समाज ने जाटों को क्षत्रिय का घमंड दिया, जबकि वास्तव में जाट एक शूद्र जाति है। अगर ब्राह्मणों के हिसाब से जाएंगे तो वो शूद्र जाति है असल में। प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ के लेखक तथा लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुल्ला ने जाटों को शूद्र माना है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसला जोगिंदर वर्सेस करतारा एयर
1936 लाहौर 551, ये पूरे का पूरा फैसला हुआ था। अगर आप इसको पढ़ें, जोगेंद्र वर्सेस करतारा एयर 1936 1936 में लाहौर में हुए केस नंबर 551 की फाइल पढ़ने से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये भारतीय जनगणना रिपोर्ट 1901 में अजमेर मारवाड़ के जाटों को शूद्र माना गया तथा 1931 की जनगणना रिपोर्ट में जयपुर राज्य के जाटों को अन्य निम्न जातियों के रूप में परिगणित किया गया। मुस्लिम लेखक अल बरूनी ने कृष्ण जी के पिता वासुदेव को पशुपालक जाति का जाट कहा। वो अपनी चोरी लेके आ गया उधर से। कोई उसको यादव अहीर कहे जा रहा है, कोई उसको जिसकी देखो वो किसान कबीलाइयों को आके अपना ही चैप्टर पढ़ा रहा है। ये बहुत समझने वाली बात है। किसान कबीलाइयों ने, क्योंकि खुद का, हालांकि किसान कबीलाइयों का ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित से कुछ लेना देना नहीं है। ये गंदगी सब बाहर से आई है। कभी वो इस्लाम की तरफ से या मक्का से आके या पर्शिया से आके अलबरूनी उन्हें कुछ लिखे जा रहा है, कभी कोई उन्हें काफिर लिखे जा रहा है, कभी कोई उन्हें शूद्र लिखे जा रहा है, कभी कोई कुछ। जो कारण वही है कि जो अपना इतिहास खुद नहीं लिखते तो लोग लिख के जाते हैं उनका इतिहास, और लोग आपके इतिहास से कभी जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे, वो आपको थर्ड ग्रेड ही बनाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे किसान कबीलाई समाज हैं उनको इकट्ठा होना है। जाट गुज्जर सैनी कंबोज लुबाना अहीर, जितने मैंने नाम लिए, तेली समाज, इन समाजों को इकट्ठा होना है, ताकत भी अपने हाथ में पकड़नी है और अपना इतिहास भी खुद से लिखना है, फिर ही कुछ किया जा सकता है। अतः इतिहास की सही समझ ना होने की वजह से जाटों ने मंडल कमीशन का जमकर विरोध कर दिया। डी.आर. चौधरी ने नौनिका दत्ता की किताब फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी अ सोशल हिस्ट्री ऑफ जैट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की समीक्षा करते हुए द ट्रिब्यून अखबार में लिखा है, द आर्य समाज ब्रेड अ मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ एनहांस्ड caste among status among the Jats. As a consequence, they were estranged from the lower caste to which they really belonged, and the higher caste would not own them, so they were neither fish nor bowl. This explains their present dilemma, and they are trying to wriggle out of the predicament. They are keen to revert back to the slot they belong to in the caste hierarchy of Hindu social order. Better later than never. बहुत ही प्यारा लिखा है इन्होंने। नोनिका दत्ता, आपको मैंने पहले ही बताया, जिन्होंने सुभाषिनी आर्या, जिसके फादर का नाम था फूल सिंह आर्या, जो कभी सिख थे, सिखिज्म को छोड़ के वो फिर से वर्ण सिस्टम में चले गए, आर्या बन गए। आर्या बनकर उन्होंने कैसे खुद का नुकसान करवाया, उसकी बेटी सुभाषिनी आर्या के द्वारा दिए गए रेफरेंसेस से और बहुत मेहनत करके नौनिका दत्ता ने ये किताब जो लिखी है, फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी अ सोशल हिस्ट्री ऑफ जैट्स, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है, उस पर अपना रिव्यू लिखते हुए बहुत ही अच्छी बात की है डी.आर. चौधरी ने। उन्होंने क्या कहा कि आर्य समाज ने जो जाट समाज था इसको एक अलग खाने में फिट कर दिया। मतलब कहने का ये कि जो लोग उसके किसान कबीलाई समाज के साथी थे उनको छोड़कर जाट समाज जो है अब वो खुद को क्षत्रिय समझने लगा। पर जो ऊपर बैठी हुई जातियां थी वर्ण व्यवस्था में, जिसमें ब्राह्मण बनिए आते, वो कभी भी उसको खुद का उसको अपना हिस्सा नहीं समझते थे। तो हो क्या गया, अब ना वो मछली रहा और ना प्लेट, अब वो बीच में लट गए, ना वो उस तरफ ना इस तरफ, ना नीचे वाली जातियों से प्यार ना ऊपर वालों का प्यार। तो वो बीच में जानबूझ के आर्य समाज ने लटका दिए कि जब भी दिल करे इनसे काम करवाओ, लोगों पर हमला करवाओ, ऐसी समाज से लड़वाओ, दूसरी साथ वाली जातियों से लड़वा कर इनको 35/1 करो। क्योंकि फिर से जानना होगा कि जाट समाज की पॉपुलेशन बाय इटसेल्फ उतनी है कि वो खुद ब खुद किसी भी रेवोल्यूशन को कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट भारत में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की जो पॉपुलेशन उनकी है, हालांकि पंजाब में से बहुत से जाट माइग्रेट कर चुके हैं, 15 to 17
अप टू 20% 2% है, जबकि हरियाणा में करीबन 25% के करीब है। यही हालात वेस्टर्न यूपी के हैं और यही हालात राजस्थान के हैं। तो जाट समाज जो है वो खुद ब खुद एक आंदोलन करने के, क्रांति करने के काबिल है। कहीं कभी वो ब्राह्मणिक समाजों के खिलाफ क्रांति ना कर दे, उसकी वजह से आर्य समाज ने अब उन्हें बीच में लटका दिया, ताकि अगर वो कभी खुद खुद क्रांति करे तो नीचे से जो उसके साथी समाज हैं, गुजर, सैनी, कंबोज, लुबाने, अहीर, उनको उनके खिलाफ यूज करेंगे। और कभी अहीरों ने, गुजरों ने, सैनियों ने, कंबोजों ने, किसी ने भी कोई भी क्रांति या आंदोलन लाने की कोशिश की तो फिर जाटों को उनके खिलाफ करेंगे। हालांकि ये सारा समूह, जाट, गुज्जर, अहीर, सैनी, पटेल, कुर्मी, मराठा, ये सब एक एक ग्रोह है, किसान कबीलाई समाज है। पर आर्य समाज अपनी चाल में, ब्राह्मणी समाज अपनी चाल में कामयाब हो गया। बट इन द प्रोसेस दे हैव डन इनफ हार्म टू देमसेल्व्स। None would disagree with the writer about the role played by the Arya Samaj in shaping the Jat identity, but what is really important is the content of this identity. In fact, the Samaj obviated the possibility of the Jats emerging as a leader of the OBC in the movement of social justice in our time. Rather, they were on the other side of the fence in the anti-Mandal agitation, at least in Haryana. The Jats perhaps needed a Phule or Necker or Ambedkar from their own ranks more than Dayanand. The process of shaping the Jat identity could have been much more constructive and healthy in that situation. बहुत ही प्यारा लिखा है ये दो जो चौधरी साहब डी आर चौधरी ने नौनिका दत्ता की किताब पे जो ये दो पहरे लिखे हैं ना, अगर कोई भी बंदा इसको ध्यान से पढ़ ले, अपने दिमाग में जाट समाज का बंदा फिट कर ले, तो इसी में सारा सार छुपा हुआ है, पूरा सार छुपा हुआ है। क्या कहते हैं कि ये जो आर्य समाजी या हिंदू बन के, ब्राह्मणों के गुलाम बन के, खुद की आइडेंटिटी को छोड़कर सिखों के खिलाफ आया था। याद होना चाहिए, आर्य समाज सिखों के खिलाफ के कहीं जाट उधर चले गए तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, फिर हम कभी इन्हें रोक नहीं पाएंगे। उसको रोकने के लिए आया था आर्य समाज। उसने इनको ना केवल वहां जाने से रोका, बल्कि दूसरे समाजों के से तोड़ भी दिया। जैसे जो सिक्की में आ चुके समाज हैं, जिसमें जाट हैं, गुज्जर हैं, तरखान हैं, कंबोज हैं, सैनी हैं, लुबाने हैं, ये इकट्ठा रहते हैं। आज भी उनमें ताकत है, आज भी कुछ हद तक उनमें ताकत है। जो सत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने इतनी जंग लड़ी इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ, उसका ये कारण था कि समाज इकट्ठे थे। पर दूसरी तरफ हरियाणा और बाकी की जगह जगह जहां जहां पर भी ब्राह्मणिकल समाज तक ने जी पत्ता फेंका, इनको उनके ही समाजों से अलग कर लिया, वहां पर क्या हुआ? तो चौधरी जी वो रिव्यू करते हुए आगे कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुद को नुकसान अगर किसी कौम ने किया तो वो जाटों ने किया है। अब उसमें ये कहा कि ठीक है, उनकी आर्य समाज ने कोई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर, वो आइडेंटिटी है क्या? वो आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। नकली आइडेंटिटी लेने के चक्कर में, नकली क्षत्रिय बनने के चक्कर में, जो असल उनकी आइडेंटिटी थी, खुद के किसान कबीलाई समाज में उनकी पकड़ थी, वो सारा कुछ खो के अब वो ना घर के रहे और ना घाट के। आपको पता ही है कि ना अब वो घर के हैं, ना घाट के, ना आगे ना पीछे। एक तरफ जहां उन्होंने ओबीसी समाज का सबसे बड़ा लीडर के तरह की लीडर की पोजीशन निभानी थी, लीडर की तरह आगे उभरना था, आज वो ना आगे के ना पीछे के, ऊपर वाले माने नहीं और नीचे वाले जाने नहीं, वो सिचुएशन के शिकार हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि होना क्या चाहिए था कि जाट समाज में कोई फूले चाहिए था, उनमें कोई नायकर चाहिए था, कोई अंबेडकर चाहिए था, पर उन्हें क्या नहीं चाहिए था? उन्हें वो दयानंद नागड़ ब्राह्मण नहीं चाहिए था। नागड़ ब्राह्मण दयानंद के पीछे लगने के बजाय काश वो सर छोटू राम की बात मान गए होते, सर छोटू राम की बात पर पहरा देते हुए ये नकली आइडेंटिटी छोड़ चुके होते, तो आज ओबीसी समाज इस देश पर राज कर रहा होता और जितनी हालात खराब हमारे एससी समाज के या एसटी समाज के वो भी नहीं होते, क्योंकि ओबीसी समाज कभी भी उनको पर ब्राह्मणी राज नहीं करना चाहता। इसके लिए देखें, ध्यान से देखें, जितना भी बाकी का ओबीसी समाज साउथ की तरफ है वो एससी समाज के साथ है, पर ऊपर की दो तीन जातियों को जानबूझ के नकली क्षत्रिय की फीलिंग देके ये जाट और यादवों को
उनके खिलाफ कर दिया और दोनों को आपस में लड़वाकर पूरे सिस्टम का ओबीसी एससी एसटी के हकों को चूस लिया गया, उनका नुकसान कर दिया गया। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ के आपके लिए बता देता हूँ सारे का सारा जो ये दो पैराग्राफ उन्होंने किए। अर्थात आर्य समाज ने जाटों को एक मिथ्या उच्च जातीय चेतना को पोषित किया, परिणाम स्वरूप जाट नीची जातियों से पराये हो गए, जिनसे वे वास्तविकता से संबंध रखते थे। उच्च जातियों ने उन्हें अपनाया नहीं, अतः वे घर के रहे ना घाट के। बिल्कुल वो जो मैंने लाइन बोली थी वो ही आ गई कि ना वो अब घर के रहे ना घाट के। यह उनकी वर्तमान उलझन की व्याख्या करता है और वो इस स्थिति से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई घुटन महसूस कर रहा है इस सिस्टम में तो वो जाट समाज है। वो आपने किसान आंदोलन में भी देखी कि अब वो ना घर के हैं ना घाट के, जहां से वो निकले थे वहां से वो आर्य समाजी ने उन्हें निकाल दिया, जहां पर एक्चुअली बिलोंग करते थे। अगली जगह पर उनका कोई ठिकाना नहीं था। तो आज उनके बच्चे वो देश छोड़कर निकल रहे हैं बाहरली कंट्रियों में, हालांकि वो खुद जल जंगल जमीन के मालिक थे, खुद वहां के नेटिव थे। आज वो दूसरी कंट्रियों में निकल रहे हैं जहां वहां पर गोली खा रहे हैं, जहां बॉर्डरों पे गोली खा रहे हैं और मौज कोई और कर रहा है। यह उनकी व्याख्या उलझन की है। वे हिंदू समाज के जातीय ढांचे में किसी स्थान पर वापस जाने के लिए तत्पर है, जिससे वे कदाचित संबंध नहीं रखते थे। कभी नहीं, कभी नहीं से देर भली। उन्होंने बोला कि कहाँ जा सकते हैं वो, क्षत्रिय वो थे नहीं, शूद्र वो थे नहीं, दलित वो किसी के थे नहीं। जानबूझ के आर्य समाजियों ने इन किसान कबीलाइयों को नकली वर्ण सिस्टम में फिट कर दिया जहां पर वो फिट ही नहीं हो रहे थे। तो उस चक्कर में अब ना उन्होंने अपना समाज भी छोड़ दिया, ऊपर नीचे सब जगह पर फैल गए। और इस प्रक्रिया ने उन्होंने स्वयं को, खुद को बहुत नुकसान पहुंचा लिया है। जाटों की पहचान को आकार देने में आर्य समाज की भूमिका के बारे में कोई भी लेखक से असहमत नहीं होगा, लेकिन जो सचमुच महत्वपूर्ण है वह यह है कि पहचान है क्या। वास्तव में आर्य समाज ने हमारे समय के सामाजिक न्याय के आंदोलन में पछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जाटों को उबारने से रोक दिया, उसको उसको निष्प्रभावी कर दिया। वो कभी भी, हालांकि वो सबसे बड़ा इंजन था, जैसे मैंने बताया वो सबसे बड़ा इंजन है, पर अब वो ना इंजन रहा और ना पीछे वाला डिब्बा। वो एक साइड पे खड़ा हुआ, रेलवे स्टेशन में एक साइड पे लगा हुआ इंजन है, जो सीटी तो बजा सकता है पर किसी को कहीं पर लेके नहीं जा सकता। वो उसकी सिचुएशन कर दी। मंडल विरोधी आंदोलन में कम से कम हरियाणा में वे सीमा रेखा के बिल्कुल दूसरी तरफ थे। शायद जाटों को दयानंद से ज्यादा उनमें से ही किसी फूले या नायकर या फिर अंबेडकर की आवश्यकता थी, जिससे जाटों की पहचान को आकार देने की प्रक्रिया और उनकी अधिक रचनात्मक और स्वस्थ हो सकती थी। मंडल के संवेदनशील दौर में अगर चौधरी देवीलाल और जाट युवक सर छोटू राम के समाज परिवर्तन के सूत्रों से लैस होते तो ऐसी गलती कभी नहीं करते। मैंने जैसे पहले ही बताया, जाट समाज अगर सर छोटू राम की बात कि हम ओबीसी एससी एसटी एक हैं, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम हमारा नहीं है, उस पर अगर फार्मूले पर चलते, जब देवीलाल इस बात को समझते, तो आज जो जाट बिना नौकरी बिना बिना तरक्की वहां पर घूम रहा है, ऐसे हालात आज ना होते। क्योंकि बाकी के समाज फिर भी अपनी रिजर्वेशन ले गए, वो फिर भी 27-25% जो भी उनका बनता था वो लेके निकल गए। जाट आज उस जगह पे खड़ा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना आगे जाने को, आगे जाने के लिए उसे समाज दूसरे की जरूरत है, पर उसने दूसरे समाज की से बिगाड़ पैदा कर लिया, नफरत पैदा कर दी, अपने ही भाइयों से नफरत बना ली। किसके चलते? आर्य समाज के षड्यंत्र के चलते। अब ना वो आगे जा रहा है ना पीछे। फिर क्या हुआ? 25%, बाकी सबके पास रिजर्वेशन आ गई। ब्राह्मणों के पास भी, ब्राह्मण बनियों के पास भी 10%, 13% पॉपुलेशन के पास जो ए ग्रुप मैंने बोला था उनके पास 10% रिजर्वेशन है। 13% पॉपुलेशन के पास जो ओबीसी समाज हमारा आता है, जिसका जाट ये हिस्सा थे, जिनके पास 52 to 54% रिजर्वेशन होनी चाहिए थे, उसमें से जो ओबीसी समाज अलग हो गया, उसके पास भी रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि उनके पास रिजर्वेशन नहीं, वो भी अपनी रिजर्वेशन टिका के ले रहे हैं। एससी समाज के पास 15% रिजर्वेशन है, एसटी समाज के पास कम रिजर्वेशन है, पर फिर भी 7.5% रिजर्वेशन है। अब बचे जाट, इनकी गिनती अब हरियाणा में है 25%।
तो उन्होंने सिर्फ 4% रिजर्वेशन मांगी थी, तो सीधी गोलियां मारी और 35/1 करके बाकी सब लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। बाकी और दूसरे समाज उनके खिलाफ क्यों ना खड़े होते, वो भी तो खड़े हुए थे ना एक दिन, याद होना चाहिए। मैंने बताया 1990 में जब दूसरे समाज को, ना कि केवल दूसरे समाज को बल्कि उनको भी रिजर्वेशन खुद को मिल रही थी, तो उस रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हुए थे। और साजिश किसकी थी? ब्राह्मणों की। हालांकि उनको तो खुद मिल रही थी, पर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो उन्हें अब ये जो दुखदायी गोली है, ये हौसले से लेनी है, ना ये दूध से लेनी है, ना पानी से लेनी है, ये अब हौसले से लेनी पड़ेगी जाटों को। और समझना पड़ेगा कि असल वो किसके शिकार हुए, किसने किया है उनका शिकार। तो ब्राह्मण बनियों ने ये उनका शिकार बन के जो उनको मुर्गी बना दिया है, ओबीसी समाज का साथ छोड़ने की जो महागलती उन्होंने की है, हालांकि वो उनका अपना परिवार है, वो उनका परिवार है। जैसे एससी समाज में मैंने आपको जातियां बताई, जिसमें वाल्मीकि समाज, जो बंगी समाज है, वो मेघवाल समाज हो गया, उसमें जाटव समाज हो गया, चमार समाज हो गया, धानिक समाज हो गया, संपेले समाज हो गया, सांसी, ये एक ग्रुप है। और उनकी अच्छाई क्या है? वो एक है, उन्हें पता है हम नहीं एक दूसरे को छोड़ सकते, हमें कुचल दिया जाएगा। ऐसे ही जाट समाज के जो साथी थे, जाटों ने अचानक 1990 में उन्हें छोड़ने का फैसला लिया। कैसे फैसला लिया? ब्राह्मण बनिए का सिखाया हुआ जाल कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, पता नहीं कौन हो। पर आज वो 4% रिजर्वेशन के लिए जब उनको गोलियां मारी गई हरियाणा में, तो दूसरा ब्राह्मण बनियों ने गोलियां मारी, इन ब्राह्मण बनियों की सरकारों ने गोलियां मारी, तो दूसरा कोई समाज उनके साथ नहीं आया। बैठकर आराम से तमाशा देखा कि आज इनके सर पर आई है, इनका भी तमाशा देखा जाए। पर आना चाहिए था। वैसे ये गलती है दूसरे समाज की, कोई जाट तो थोड़े पागल हैं, पर इनको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए ऐसे इकट्ठे आना चाहिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, क्योंकि सबको इकट्ठे आना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन के चलते ओबीसी एससी एसटी समाज भी बहुत तेजी से नौकरियां खत्म करवा रहे हैं, तो उन्हें भी आना पड़ेगा। सर छोटूराम जाटों का बैकवर्ड कम्युनिटी कहा करते थे, बिल्कुल सही उनका एनालिसिस था सर छोटूराम का। और उन्हें समझना और पढ़ना बहुत जरूरी था जाटों के लिए, पर उन्हें नहीं पढ़ा। ब्राह्मण बड़ियों के ये मंत्र चंत्र पंत्र पता नहीं क्या क्या पढ़ दिए। ये एक किताब है, सर छोटूराम सिलेक्टेड स्पीचेस एंड राइटिंग, पेज नंबर 141। इसको जरूर हम पढ़ेंगे, ये बलबीर सिंह द्वारा ग्रुप की गई है। अब सर छोटू राम की जो स्पीचेस और उनकी राइटिंग्स, पेज नंबर 141 पर लिखा हुआ है। ब्रिटिश कालीन भारत में सबसे पहले उन्होंने ही भावी आजाद भारत में जातीय जनसंख्या संख्या अनुपात से हिस्सेदारी जाने की बात की थी। जो हम लोग कहते हैं कि ये अम्बेडकर साहब एक्सक्यूज मी अम्बेडकर साहब का फार्मूला था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये उनका नहीं, ये सर छोटू राम का फार्मूला था कि जातीय जनगणना करवाई जाए और उसके हिसाब से लोगों को दिया जाए। किताब कौन सी है? इन थॉट्स एंड डीड्स, जाट समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा रजिस्टर्ड, पेज नंबर 216 एंड 1994। और सिलेक्टेड स्पीचेस एंड राइटिंग्स, पेज नंबर 141 सर छोटू राम से आती है, जिसे बाद में साहब कांशीराम ने अपनी बहुजन राजनीति का आधार बनाया। ये सर छोटू राम के फार्मूलों को समझकर साहिब श्री कांशीराम, जो कि होशियारपुर जिले से हैं, उन्होंने अपनी राजनीति का सारा बेस जो निकाला था वो इनसे लेकर निकाला था। बहुत ही काबिल थे वो भी। आज जो उनके आने वाली अगले वॉरियर्स हैं, वो थोड़ा भटक गए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। आजकल जैसे जाट समाज एक बार धोखा खा गया था, आज हमारा जो एससी समाज है उसको भी लपेटा जा रहा है। कुछ अच्छे लीडर उनमें से उभर कर आ रहे हैं, जो शायद आने वाले फ्यूचर में इस दलदल से उन्हें बचा सकें। अदरवाइज उनके पैरों के नीचे भी बड़ी दलदल तैयार हो रही है, जो उन्हें नीचे खींच लेगी। उन्होंने सन 1925 में पंजाब में शिक्षा मंत्री बनने के बाद पंजाब के प्रेस्टिजियस शैक्षणिक संस्थानों यथा रसूल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वेटरनरी कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर और मेडिकल स्कूल अमृतसर में होने वाले दाखिलों में किसानों के बच्चों को 50% आरक्षण करवा दिया था। किसान कबीलाइयों की गिनती कितनी है? 54%। तब आज भी है, आज तो कह रहे हैं कि 57%
के पास चली गई। हालांकि ब्राह्मण बनियों ने बहुत साजिश की है उनकी पॉपुलेशन रोकने के लिए, पर स्टिल आज भी 57 टू 54 52% पर खड़ी है। तो क्या किया था सर छोटू राम ने? सर छोटू राम ने रसूल इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट, वेटनरी कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर जो आज पाकिस्तान में है, मेडिकल स्कूल अमृतसर में होने वाले दाखिलों में ये थी सबसे पहली रिजर्वेशन। जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन कोई बात का कंसेप्ट है, बिल्कुल गलत कहते हैं, इतिहास के ना वाकफकार हैं। इन सब ओबीसी एससी एसटी समाज को ये जो रिजर्वेशन है, ये गोरों के वक्त भी 1925 में सर छोटू राम ने नॉर्थ में करवा ली थी। हाँ, साउथ की तरफ ये कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि साउथ की तरफ बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनका नॉर्थ वेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो रिजर्वेशन जो थी, आरक्षण जिसको कहते हैं, हिस्सेदारी, आरक्षण भी नहीं कहेंगे, रिजर्वेशन भी नहीं, ये हिस्सेदारी जो है, ये 1925 में इन सब कॉलेजेस, रसूल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वेटनरी कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर और मेडिकल स्कूल अमृतसर में 1925 में थी। ये कहां से आता है हमें? बलबीर की किताब सर छोटू राम अ सैगा ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से इवन प्रेजेंट की गई थी 2009, पेज नंबर 83 पर। ये सर छोटू राम पर बहुत खोज करने के बाद जो बलबीर सिंह की किताबें हैं, उनकी सर छोटू राम की स्पीचेस, उस टाइम के हालात, ये वो सारा करने के बाद कोशिश करेंगे हम हरियाणा के वासी, हरियाणा के अगर दोस्त और यूपी वेस्टर्न यूपी के और जाट समाज और हमारे साथ इकट्ठा होगा, तो हम इन किताबों को भी उनके लिए पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही काम की किताबें हैं ये। खुद के घर में बजाय इसके कि आप ये रखो, वो रखो, आर्य समाजी रखो, फलान रखो, ढिमकैं रखो, ये किताबें अगर आपने रख ली तो आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। ब्रिटिश कालीन भारत में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ी किसान जातियों का 50% आरक्षण करने का जो क्रांतिकारी काम सर छोटू राम ने किया था, वह काम आजाद भारत में आज तक ढंगों से लागू नहीं हो सका। ये सुनने वाली बात है। जब अंग्रेज यहाँ थे, जिन्हें लोग गालियां देते हैं कि उनको हमने यहाँ से आजादी लेनी थी, जब पावर ट्रांसफर ब्रिटिश से ब्राह्मण बनियों की तरफ हुआ, तो उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया रिजर्वेशन। ये हालांकि गोरों के वक्त किसान कबीलाई समाज के पास 50%, 50% रिजर्वेशन थी, पर आज किसान कबीलाइयों का, ये वामन मेश्राम जो एससी समाज के लीडर हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट किए डाटे से हमें पता चलता है कि आज किसान कबीलाइयों की नौकरियों को ब्राह्मण बनिए कंप्लीटली हड़प गए हैं। चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने डाटा दिया था। अगर कोई भाई वामन मेश्राम के हो, वो मैंने डाटा कहीं पर मेरे से लॉस हो गया, मैंने एक बार कलेक्ट किया था, पर उन्होंने निकाला हुआ है, हम वो भी दोबारा से लेके उनको करेंगे। हमें याद है जब 8 अप्रैल 2006 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने आईआईआईएम, आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित कराए जाने की घोषणा की थी, तब स्वर्ण समाज की तरफ से प्रतिक्रिया हुई थी। स्वर्ण छात्रों ने इसके विरोध में यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संगठन भी बनाया था। फिर से वही बकवास स्टोरी यहाँ पर भी आके लोग कहते रहते हैं, हालांकि ब्राह्मण बनिए खुद 10% रिजर्वेशन ले रहे हैं और एससी समाज भी रिजर्वेशन ले रहा है, एसटी समाज को भी, ओबीसी समाज। पर जब ये किसान कबीलाइयों की रिजर्वेशन की बात आती, तो ऐसे नकली नेता या ऐसे नकली लीडर जिन्हों के इन किसान कबीलाइयों में से पैदा किया जाता है या बाहर से, तो वो कहते हैं, क्या बनाते हैं, यूथ फॉर इक्वलिटी। अरे भाई 100 साल हो गए आप सबको रिजर्वेशन का मौजे मानते हुए, कभी किसान कबीलाई रिजर्वेशन की बात करें तो आप ऐसी बातें सामने लेके आ जाते हो, रिजर्वेशन अच्छी नहीं है। अरे भाई अच्छी नहीं है तो ये ब्राह्मण बनियों की जो इतने सालों की रिजर्वेशन है, इसको बंद करो। 500 साल, 1000 साल की जो रिजर्वेशन, उसको बंद करो, बंद करो सारा गोरख धंधा। पर नहीं, आपको समझाने आएंगे। पर आपने क्या समझना है? आपने भी वो समझना है जो आपको अपने लोग समझाएंगे। ये जाट समाज पर स्पेशल लागू होती है कि सबसे बड़े मूर्खता के स्टेप जो लिए हैं किसी ने खुद के खिलाफ अगर किसी ने सबसे बड़े मूर्खता के स्टेप लिए हैं, तो वो हैं
किसान समाज में। इसको पहला पहला काम हमने क्या करना है कि फैसला कर लेना है कि पहला हम जो अच्छा स्टेप करेंगे वो यूपी की तरफ से आएगा। और मैं खुल के कहता हूं, जाट समाज का अगर कोई भी आपका बंदा आके कहे कि आपने वोट करनी है बीजेपी को, तो जूते मार के भगा दो उसको। कहता है वोट करनी है आम आदमी पार्टी को, तो डबल जूते मार के भगा दो उसको। वो कहता है कांग्रेस को वोट करनी है, तो 3 जूते उसके सर पे मार के भगा दो। जैसे ब्राह्मण बनिए या एससी समाज को अंबेडकर साहब समझा गए, तो वो लोग समझ गए। जैसे वो अपनी खुद को वोट करते हैं, अपनी पार्टी को वोट करते हैं, कुछ हो जाए, भारत टूटता टूट जाए, चंद्रमा पे चले जाए, नीचे चले जाए, उनको वो ना रिजर्वेशन छोड़ेंगे और ना अपनी पार्टी की सपोर्ट छोड़ेंगे। आपने भी ऐसे करना है। वेस्टर्न यूपी में टिक्का के आरएलडी को वोट देनी है, खुलेआम। जहां पर जाट प्रत्याशी खड़ा उसको देनी है, नहीं है गुजर खड़ा है उसको देनी है, सैनी खड़ा उसको देनी है, कंबोज खड़ा है, ऐसे पूरे किसान कबीलाई समाज के लोगों को वोट देनी है और टिका के देनी है। अगर वहां पर नहीं खड़ा तो एससी समाज के बंदे को वोट दे देनी है, ब्राह्मण बनिए को वोट बिल्कुल नहीं देनी, 0%। और ऐसे ही एससी समाज से मेरी विनती है कबीलाइयों से कि आपने भी अपनी, अगर असल स्वतंत्रता चाहते हो, खुद के बंदों को वोट करो, अगर वहां पर नहीं है तो किसान कबीलाइयों को वोट कर दो वोट अपने भाइयों को, फिर ही बात बनेगी। अहीर समाज के लोगों को वोट कर देनी है, जाट समाज के लोगों को वोट कर देनी है। अपने वोट जो है वो किसान कबीलाई कबीले या किसान कबीलाई समूह के अंदर रखनी है। दैट्स इट। ब्राह्मण बनिए को हराने के लिए, जैसे वो आप लोगों को हराने के लिए, सर छोटू ग्राम को हराने के लिए एक्स्ट्रा माइल्स गए थे। उसके बाद में प्रताप सिंह कैरों को जॉब से निकालने के लिए, सीएम की कुर्सी खाली करवाने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम किया था। दिन रात एक्स्ट्रा काम करना है। ब्राह्मण बनियों को जब तक आप इस देश की राजनीति से नहीं निकालते, 3% या 10% उनकी रिजर्वेशन कर दो, इससे एक भी ऊपर सीट नहीं देनी ना एमपी की ना एमएलए की। वो भी करने, वो जितनी वोटिंग करनी है वो खुद को मतलब खुद को किसान कबीलाई अपने भाईचारे को करें। अगर कोई बंदा उस पार्टी से खड़ा है जिसके टॉप पे ब्राह्मण बनिया बैठा है, उसको नहीं देनी। जहां जिस पार्टी से आपको डर है, जैसे हरियाणा की एक चोमू पार्टी है जाटों की, जिसने बाद में जाके ब्राह्मणों बनियों की पार्टी की गोद में बैठना, उसको भी नहीं देनी। पहले लिखा के देना कि भाई तूने अगर वोट हमारी लेनी है किसान कबीलाइयों की, तो वोट हम तब करेंगे अगर तू ब्राह्मण बनियों की गोदी में नहीं बैठेगा। अगर ब्राह्मण बनियों की गोदी में बैठना है, चाहे तू विपक्ष में बैठ उनके, हमें कोई मसला नहीं, तू विपक्ष में बैठ। एक बार विपक्ष में बैठेगा, अगली बार तेरे को सीट पे भी बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। 3 पार्टियां, साइकिल, हाथी और नलका, यूपी में अगर इकट्ठा हो जाए तो ब्राह्मण बनियों का ये षड्यंत्र यूपी से गायब, बिल्कुल जैसे गधे के सिर से सींग वैसे ही। और जैसे ही पावर में आओ, बिल्कुल मसला सेटल कर दो कि हमारा जो समाज है उनको रिजर्वेशन कितनी चाहिए स्टेट में। तो आप जाके देखो कितने ब्राह्मण बनिए ऊपर बैठे हैं, सबको छांटी और अपना सारा किसान कबीलाई ओबीसी एससी एसटी समाज पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर भर्ती करवाओ। और जातीय जनगणना की बात उसी दिन कर दो कि आज का आज पहला काम जो करेंगे हम आते ही ताकत में, वो होगी जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना से के हिसाब से लोगों को मिलेंगी अब नौकरियां वहां पे। और ये बकवास में कभी नहीं पड़ना। ये ब्राह्मण बनियों की साजिश है कि यूथ फॉर इक्वालिटी, फलां फॉर इक्वालिटी, ढमकैं फॉर इक्वालिटी। खुद तो 100 साल से मजे लूट रहे हैं और लोगों के बच्चों को बढ़ाते हैं कि यूथ फॉर इक्वालिटी। ये कामरेडों का और ये शामरेड, कामरेड और शामरेड दोनों का इस बकवास में तो पड़ना ही नहीं है। इसी की वजह से तुम लुटे हो आज तक। निष्कर्ष, मंडल के समा संक्रमण कलीन दौर में चौधरी देवीलाल और जाटों ने सर छोटू राम की विचारधारा से भटक कर व्यंग कबूल की। बिल्कुल उसने हथौड़ी मार दी अकील के सर पे कि जो वो देवीलाल था और जाट थे, उन्होंने अगर सर छोटू राम को थोड़ा भी पढ़ा होता और उस टाइम गलती नहीं करते तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। आज उन्हें 1 साल दिल्ली सड़कों पर बैठ के आंदोलन नहीं करना पड़ता, वो पार्लियामेंट के अंदर होते, ब्राह्मण बनिए बाहर होते। और ब्राह्मण बनियों को कभी भी देश का पैसा भी लेके नहीं भागने देते, वहीं पे जूता मार के रोक लेते, क्योंकि वो देशभक्त थे।
पर अब देशभक्ति की प्रकाष्ठा ये हो गई है कि जो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उन्हें रेपिस्ट कहा जा रहा है, उन्हें पता नहीं क्या चोर, लुटेरे, डाकू, जैसे गुजरों के बारे में फैला दी बात, ये भैंस चोर हैं, ये ट्रेनों को लूट लेते हैं। अरे कुछ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, ठीक है ना। एक अच्छा बड़ा समाज है, जाट समाज एक बड़ी पॉपुलेशन वाला है, उनको तुम रेपिस्ट बोल रहे हो, तुम फलां बोल रहे हो, ये कर रहे हो, कोई बात नहीं, उन्हें उठना होगा, उन्हें जागना होगा, फिर ही बात बनेगी। अगर इस समय जाट आर्य समाजी क्षत्रिय ना बनकर सर छोटू राम की बैकवर्ड कम्युनिटी बनकर मंडल का समर्थन करते, तो इससे ऐसी महान ऊर्जा उत्पन्न होती कि फिर दिल्ली पर सदा सदा के लिए किसानों का राज कायम हो जाता। आर्य समाजी क्षत्रिय बनकर हमने दिल्ली का राज खो दिया। मेरी बोली कौम इसे कब समझेगी। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, वो वक्त भी देखा है तवारीख की नजरों से, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो वक्त भी देखा है तवारीख की नजरों से, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत ही प्यारा लिखा है। जाटों का वो एक गलत मूवमेंट, देवीलाल और जाटों का वो एक गलत मूव, जिसने जाटों के हाथ से दिल्ली का तख्त छीन लिया। क्योंकि ध्यान से समझें, ओबीसी का सरपंच वो जाट है। वो इसलिए कि देखें, जो चमार बरादरी है वो एससी की सरपंच है, क्योंकि एससी समाज में उनकी गिनती सबसे ज्यादा है। पर एससी समाज की खुद की कितनी गिनती है? 17.5 to 20%। ऑन द अदर हैंड, जिस ग्रुप का सबसे बड़ा सरताज जाट है, उसकी गिनती है करीबन 54%। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। और जो ब्राह्मण बनिए, जिनकी गिनती केवल 13% है, उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, 3.5% वाला। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये जो 54% मूर्ख लोग हैं, ये हमेशा भटके रहते हैं। और अगर कोई कहता है कि उन्हें प्रधानमंत्री अगर पॉपुलेशन के हिसाब से जाया जाए तो कुर्मियों को, हीरों को या जाटों को, इन तीनों में से आना है। अगर बिल्कुल पॉपुलेशन साफ कर ली जाए, जातीय जनगणना हो जाए, हीर और जाट जैसे ही यूपी में इकट्ठे हुए, हरियाणा में जाट, सैनी, गुज्जर, लुबाने, ये सब इकट्ठे हुए, और पंजाब में तो ओबीसी वैसे समाज इकट्ठा ही है। पंजाब में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, थैंक्स टू सिक्खी की वजह से वो पहले से इकट्ठे हैं। राजस्थान में मीणा समाज, गुजर समाज और जाट इकट्ठे आते हैं, तो उन्हें पावर में आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही सेंटर में पावर है कि कहाँ कहाँ पे किसने जाट, अहीर और ये कुर्मी, मराठा, राजपूत, मराठा और जो नीचे के चौधरी वो इकट्ठे आते हैं, तो उन्हें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता ताकत में आने से। इतनी बड़ी वोट पावर है। पर वही गलती, वो 1 साल की गलती, 1 महीने की गलती का सिला ये है कि अब दिल्ली थोड़ी दूर है, पर इतनी भी दूर नहीं है कि उसे दोबारा पकड़ा ना जा सके। जागना होगा हमें। ये आर्य समाज और ये हिंदू ब्राह्मण का गुलाम, मानसिक गुलाम हिंदू बनने वाला सिस्टम जो है, इसका बहिष्कार करना होगा जाटों को बड़े लेवल पे। जाट खुद में एक ताकत है, ये दुनिया ने प्रीवियसली देखा है, ठीक है ना। अब्दाली का सिर काटने वाले खोखर जाट थे। पोरस और सिकंदर आजम को जो रोक देने वाले जाट थे, पर उनके साथ उनके किसान कबीलाई भाईचारे साथ थे। ये 2016 में जो उनको गोलियां मारी गई और उनका साथ देने कोई नहीं आया, ये ब्राह्मण बनियों का जो 35/1 का आंकड़ा है, इसका तोड़ निकालो। जिस दिन इसका तोड़ निकल गया, फिर किसान कबीलाइयों को राज करने से कोई नहीं रोकेगा, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी तीनों समाजों के हक उन्हें डिलीवर हो सकेंगे। अदरवाइज ब्राह्मण बनिए अरबों करोड़ों रुपए लेके निकलते रहेंगे, और बाकी का समाज वहां पर तमाशा बैठा देखता रहेगा। फिर से एक बात कह दूं कि वो वक्त भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। और नहीं तो आगे आने वाला जो टाइम है वो और भी भयंकर है, और भी खतरनाक है। आपकी आने वाली पुश्तों के लिए 1-1, 2-2 एकड़ में खेती करने के बाद सिवाय भीख मांगने के और कोई सिचुएशन नहीं रह जाएगी। आप खुद भी वो महसूस कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अगर बाहर नहीं निकलते किसान, अब तो बाहर पंजाब के जो सिख हैं उनको तो फिर भी सिचुएशन उन्होंने अपनी संभाल लिया, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए,
पर आप किस खाते में आओगे बाहर भाई? आपके लिए तो बाहर रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है। जाटो, ध्यान से सुनो, आपके लिए आप देशभक्त हो, आपके लिए रिफ्यूजी स्टेटस नहीं है। अब किस बिना पे लोगे कि मेरे देश में क्या खतरा है मुझे? तो आपको वापस ही जाना है। आपको आज नहीं तो कल वापस ही लौटना है, और वापस लौट कर वहां पर रेड़ी लगानी है आपने। ठीक है ना? हाँ, जहां अपनी बहन बेटियों बीवियों को घर पे छोड़ के बाहरली कंट्रियों में आके काम करना है, और पीछे नियोग प्रथा का वियोग होना है, धोती पुत्र बनने हैं। सो समझो आज भी कि वो जल जंगल जमीन तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ रहने वाले किसान कबीलाई भाईचारों के हैं। अगर आज तुम लोग इकट्ठा नहीं हुए तो विदेशों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। विदेशों में तुम्हारा रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है, तुम नहीं रेफ्यूजी पक्के हो सकते वहां पे। हो जाते हो सिख बन के, पर कितनी देर तक ये फ्रॉड चलेगा? नहीं चलेगा ना, सिख हो नहीं तुम। या तो फिर सिक्की में आओ, वहां से ताकत लो इकट्ठे होकर, या फिर उधर जैसे भी करना है, ये आपने देखना है। सर छोटू राम हर किताब को फाड़ के फेंक दो, सर छोटू राम को पढ़ना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें सबसे पहले वो साजिश जो तुम्हारे खिलाफ बनी है वो तो समझने आने लगे। एससी समाज ने जो अच्छा काम किया, उनका जो लीडर पैदा हुआ था अंबेडकर, उसको सुना, उसकी बात मान ली। उसने कहा कि निकल चलो यहाँ से, चलो कहीं बेहतर। सिर्फ और सिर्फ एससी समाज की गिनती 17.5 से लेके 20% है, भी 15% रिजर्वेशन है उनके पास। और तुम हरियाणा के जाटो, तुम्हारे पास 2% रिजर्वेशन नहीं है। तुमसे बड़ा चोमू देखने को नहीं मिलेगा वे। ठीक है, देखो अपनी हालात देखो, तुम्हारे पास सिवाय गोली खाने के, और वो भी वहां पर जहां पर तुम्हारे बच्चों को कौन सी दाल परोसी जा रही है, वो दिखाया था ना वो यादव ने, वो जिनके घर में घी की नदियां बहती ही थी, मक्खन निकलता था, उनको क्या खिलाया जा रहा है? और ऑफिसर कौन लगेगा तुम पे? एक ब्राह्मण बनिया आके वो बताएगा कि अब जाटों को कुर्बानी दे देनी है, जाटों को आगे होके कुर्बानी दे देनी। जो गंदा इक्विपमेंट है, रिश्वत ले दे के वो यहाँ पर, जाट समाज का खुद का बंदा वहां पर रक्षा मंत्री हो तो एक से एक बढ़िया इक्विपमेंट लाके आपके हाथ में दे, उसे पता हो मेरा खून मरेगा वहां पर, मेरा खून गिरेगा उस दिन सरहदों पर जब जंग होगी। थोड़े ब्राह्मण बनिए का कोई बैठा है वहां, उसे तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। इसलिए राजनीतिक ताकत को पकड़ो, समझो। अंबेडकर की बात सुनकर अगर एससी समाज जाग सकता है तो तुम किस नींद में हो? कब जागना है तुम्हें? तो क्लियर कट यूपी की होने वाली वोटों में तो दिखा दो दुनिया को कि वोट डालनी है तो खुद को डालनी, दैट्स इट, किसी को और को नहीं डालनी है। ये पहला स्टेप है, बाकी स्टेप हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ आज की हमारी ये जो रिकॉर्डेड चैप्टर है ये खत्म होता है। कल को हम चैप्टर 8 सत्यार्थ प्रकाश या सत्यानाथ प्रकाश, सत्यानाश प्रकाश, इस पर अकेला अकेली बात करेंगे। सो कल को हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल अब से 1 घंटा 15 मिनट पहले जो टोरंटो का या न्यूयॉर्क का 9 PM और 6 PM इन कैलिफोर्निया वैंकूवर, उस हिसाब से अपना टाइम सेट कर लें। अब से 1 घंटा और 15 मिनट पहले कल को जुड़ेंगे, और जाट समाज को अपने कानों में थोड़ा गर्म तेल डाल के आने की जरूरत है ताकि उनके कान साफ हो। ज्यादातर तो मिट्टी में लेट लेट के उनके कानों बंद हो गए हैं, अपने ही समाज की, अपने ही लोगों की बात नहीं सुन पा रहे। जबकि एससी समाज तुमसे कहीं ज्यादा तेज है, वो अपने लीडरों की बात सुन के आज आपसे ज्यादा SC ST एक्ट बनवाने में कामयाब हो गया, रिजर्वेशन लेने में कामयाब हो गया। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण बनिए, गांधी, लाजपत राय, उनकी बातें सुनकर उनके समाज ने एक्शन किया, उन्होंने सारी ताकत ले ली। आप लोग कब समझोगे? पॉपुलेशन के हिसाब से तो ताकत तुम्हारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, पर तुम ऐसे चोमूपंथी करते रहोगे तो ताकत सदियों तक तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, और तब तक तुम्हारा वहां से सत्यानाश कर दिया जाएगा। बाकी अब कल को फिर जुड़ेंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ और सबूतों के साथ। और इसके बाद में इन किताबों के जो सेट है इसके खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्योरली, हम काम करेंगे सर छोटू राम, सर छोटू राम के जो महान कार्य थे उन पर। मैं इसलिए अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भाई, हमारे जितने भी जाट बेल्ट के भाई हैं वो जरूर जुड़ें, क्योंकि उसके बाद में हम अहीर बेल्ट पे हुए साजिश
का पर्दाफाश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम रूम इधर से स्पेस बंद करने जा रहे हैं, पर हम दूसरी तरफ स्पेस खोलने जा रहे हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर्स हों तो वहां पर आके अपने विचार रख सकता है और हमारे से सवाल जवाब भी कर सकता है। थैंक यू जी।